हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून 2021 का करंट अफेयर। और गाइस, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड को, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत कम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये ही अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है, यही अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी और उसका हार्ड वर्क है। लेकिन हम इसको कैसे कवर करेंगे, हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और क्विज, जो कि आप हर रोज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट इज वीकली सेक्शन, उसमें भी 3 तरह के सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स और एक क्विज जो आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर स्टडी पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे, टॉप 100 वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर होगा ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सको उसको। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 ऐसे तरह के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं उस साल की, वो आपको उसके अंदर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट, बैंकिंग अवेयरनेस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको 3 तरह से अलग से चीजें दे रहे हैं: डिटेल करंट अफेयर एंड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट रिलेटेड टू ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी, सिर्फ उसी से रिलेटेड। और आप हर महीने क्विज दे सकते हो बैंकिंग और इकोनॉमी का हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है, जैसे 2021 का जितना भी जा चुका, अभी 5 महीने का जा चुका है, तो आप एक ही पीडीएफ से उसको रिवाइज कर सकते हो एग्जाम पीडीएफ से। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा, ये डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा, लेकिन इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों, हम आपको स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी स्टेट की प्रिपरेशन भी यहां पे अच्छी होगी और हम हर स्टेट और यूटी को कवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एप्लीकेशन का, लॉग इन करें जीमेल के थ्रू और साथ ही साथ जो है वो क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, उसके बाद आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, ASH10। और गाइस, इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 12 जून 2021 का। लेकिन उससे पहले यार, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने बच्चे देख रहे होते हैं लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें। और स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे 2 चीजें हैं। एक तो इंडिया का रैंक, जब भी कोई लिस्ट आती है या कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें अपने 2 चीजें याद रखनी होती है, इवन 3 कर सकते हो आप। कि एक तो वो रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, मतलब उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। सेकंड, इंडिया का रैंक क्या है उसमें, और टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है। ये तीनों चीजें जो है वो इसके लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंडेक्स किसने पब्लिश किया है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, कोर्सेरा। तो ये कहां से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उन्होंने इस रैंक को पब्लिश किया है। इंडिया का रैंक कौन सा है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, लेकिन सबसे टॉप किसने किया है, ये किया दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। तो ये चीजें आपने 2 तो यहां पे मिल गई आपको। इंडिया का रैंक कौन सा है, 67th है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें रैंकिंग जो है वो 3 विषय अलग अलग जो आप कह सकते हो फैक्टर्स हैं उस पर दी जाती है। एक बिजनेस कैटेगरी के अंदर, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, एक डेटा साइंस सेक्टर के अंदर। लेकिन आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, आपको ओवरऑल याद करना है। ओवरऑल इंडिया का रैंक कौन सा है, 67th। अदरवाइज इनका बिजनेस कैटेगरी के अंदर इंडिया का रैंक 55th है और टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के अंदर इंडिया का रैंक 66th है। लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ 67th आपने याद रखना है। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड ने जो है वो इसके अंदर टॉप किया है। और दूसरा स्थान जो है वो इसमें मिला है कौन सी कंट्री को, लक्समबर्ग को। सो इंडिया ट्रेल्स इन डेटा स्किल्स रैंक 67th ओवरऑल ग्लोबली इन कोर्सेरा's ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। अगर नहीं भी याद रहता कि किसने पब्लिश किया, यहां पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्समबर्ग का दूसरा स्थान है, दूसरा जरूर याद किया करें जो भी रैंक आता है। लेकिन
इन्होंने रीजन वाइज भी जो है वो रैंकिंग निकाली है, जिसमें एशिया लेवल पे जापान जो है वो टॉप किया, अदरवाइज ग्लोबल रैंक उनका 4th नंबर पे है। लेकिन इंडिया का एशिया वाइज अगर रैंक देखोगे वो भी पीछे है। इंडिया एशिया वाइज कौन से रैंक पे है? 16th रैंक पे है। और हाई प्रोफिशिएंसी इंडिया की देखी गई है 2 सेक्टर्स के अंदर, डेटा स्किल्स के अंदर। एक तो डिजिटल स्किल्स इंडिया की अच्छी होगी है, और एक क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग भी जो है वो क्या होगी? अच्छी। मतलब डिजिटल स्किल्स के अंदर अगर आप देखोगे क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जो है वो दोनों फैक्टर्स इंडिया के अच्छे हो गए हैं। लेकिन इंडिया अभी भी पीछे है डेटा एनालिसिस सेक्टर्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ना ही हम बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। तो इसीलिए जो है वो इसके अंदर अभी भी इंडिया जो है वो पीछे है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद भी अभी भी हमारा डिजिटल स्किल्स गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब लोगों को नॉलेज जो है वो बहुत कम है इसके बारे में। तो नेशनल अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स जो हैं, मतलब अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स चलाए जाएं, जरूर हमारी पोटेंशियल जो है इसके लिए है, और हम इसको क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। इवन बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंप्रूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट भी इससे इंप्रूव होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हो सकता है। इसको याद रखना है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हो वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देख रहे हो सबसे पहले 131st, ये इंडिया का रैंक था कौन से इंडेक्स में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि कौन से ईयर में रिलीज हुआ था? 2020 में, क्योंकि 21 का तो अभी आया नहीं। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया था? नॉर्वे ने इसमें टॉप किया था। नेक्स्ट आप देख रहे हो 40th रैंक, ये इंडिया का था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 का था दोस्तों ये। और ये यूनाइटेड स्टेट चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिया गया था। और इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया था? यूएसए ने ही इसके अंदर टॉप किया था। नेक्स्ट आप देख रहे हो 49th रैंक, 49th रैंक था इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के अंदर, इंटरनेट इंडेक्स। ये भी दोस्तों कौन से ईयर का था? 2021 का था। और 2021 के अंदर इसमें भी रैंक जो है वो इंडिया का 49 था। लेकिन ये किसने पब्लिक किया था? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से। और इसमें कौन सी कंट्री आगे थी? स्वीडन इसमें आगे था। तो मैंने आपको सारे रैंक्स बता दिए, किसने पब्लिश किया वो बता दिया, इंडिया का रैंक क्या है और कौन सी कंट्री टॉप पे थी वो भी बता दिया है। तो एक क्वेश्चन से आप 4 इंडेक्स कर रहे हो, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020। और ये 2020 का, एक तो ये याद रखना, और इस अवार्ड का नाम याद कर लें, काफी स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा या पहली बार सुन रहे होंगे। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020। और इसका आंसर दोस्तों क्या है? जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मतलब अमूल के, वहीं अवार्ड हासिल करेंगे ये एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन, जो कि हैं डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोडी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? सी होगा। आप यहां पे डॉक्टर RS सोडी जी की फोटो देख सकते हो, अमूल सोडी कॉम्फर्ट विद एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड एपीओ की तरफ से दिया जाता है, मतलब एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, जो कि कहां पे बेस्ड है? जापान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अवार्ड इसलिए मिला है ताकि इंडिया को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, इंडिया ने प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया, खास करके मिल्क सप्लाई चेन के अंदर, इसीलिए जो है वो अवार्ड उनको मिला है। इवन इंडिया के जो डेयरी फार्मर्स हैं वो 70 से 80% जो है, 80% पैसा रिसीव करते हैं जितने प्राइस पे मिल्क जो है वो कंज्यूमर खरीदता है। मतलब बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल ग्लोबली जो है वो ये एवरेज 35 to 40% है, लेकिन इंडिया में 70 to 80% पैसा जो है वो फार्मर्स को मिलता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, याद रखना है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल के। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज इंडिया इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट मिल्क सप्लाई। तो ये आपको बताइए कि मिल्क के अंदर इंडिया जो है वो बहुत आगे है, इवन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द मिल्क, ये भी आप याद रख सकते हो। और RS सोडी को रिसेंटली इलेक्ट भी किया गया दोस्तों एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रिसेंटली। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। और आपको इस अवार्ड के बारे में एक चीज बता दूं कि ये अवार्ड जो है वो 5 साल के बाद दिया जाता है, मतलब 5 साल में सिर्फ एक बार जो है अवार्ड दिया जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी को लेकर रहती है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है? मैं पहले ही बता चुका हूं, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, जो कि कहां से बिलोंग करती है? जापान से बिलोंग करती है। और हर कंट्री जो भी एशिया पैसिफिक रीजन में आती है वो अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेगा उसके लिए, और
फिर जितने भी रीजन्स होंगे उसमें से 5 विनर्स को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, सिर्फ याद रखना है कि अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोडी जी, उनको ये अवार्ड मिला है। इतना याद कर लें। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के बारे में आपको बता दूं, इसी को अमूल कहा जाता है और इसके चेयरमैन जो हैं वो श्यामल भाई पटेल हैं, एमडी मैं बता चुका हूं आर एस सोडी जी। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1973 में। 1973 में। इसको भी आप थोड़ा सा मतलब पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। Which state ranked number 1 with the highest student enrollment according to the All India Survey on Higher Education 2019-20? तो यहाँ पे बात हो रही है हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन के अंदर कौन सी स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हुई है, सबसे ज़्यादा दाखिले हुए हैं, वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? इसमें स्टेट आएगी उत्तर प्रदेश। और ये रैंकिंग का नाम क्या है या सर्वे कौन सा है? इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकाला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। और इस बार का जो ये इंडिया सर्वे और हायर एजुकेशन था, ऑल इंडिया सर्वे, ये दोस्तों 10th एडिशन था। इसका मतलब इससे पहले भी 9 बार ये एडिशन आ चुका है, 9 बार आ चुका है। तो बहुत मतलब आप कह सकते हो इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से एजुकेशन को आगे लेके जाएं। और उत्तर प्रदेश जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट हुई है। दूसरे स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे हमारे पास कौन सा है? तमिलनाडु है। ये आप थोड़ा सा इसमें दूसरा और तीसरा स्थान अगर निगलेक्ट भी कर देंगे तो भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपने याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। 10th एडिशन था इस बार ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। और इसमें जो है वो बहुत से पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ये इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो तो देखी जाती है, इसमें टीचर रेशो देखी जाती है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स देखा जाता है, और साथ में इंस्टीट्यूशन डेंसिटी देखी जाती है, और भी बहुत से फैक्टर्स को इसमें जांचा जाता है। और ये जो ग्लोबल आप कह सकते हो सॉरी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन के अंदर 2019-20 में ये 27.1% रही है। कितने परसेंट रही है? 27.1%। और इससे पहले का जो इंडेक्स था 2018-19 का, वो दोस्तों उसमें 26.3 मतलब 26.3% रही थी। तो मतलब थोड़ा सा इसमें जो है वो इजाफा जरूर हुआ है, मतलब हर साल जो है वो कोई ना कोई इजाफा हो रहा है। और अगर हम 2015-16 के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट 11.4% जो है वो आपको चेंज मिलेगा अगर 2015-16 और 2019-20 का हम कंपेयर करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो 11.4%। और दोस्तों आपने रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात और याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस रिसेंटली अपॉइंट किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो कौन किए गए? जस्टिस संजय यादव। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट से नहीं कहूंगा कि ये याद रखना है, ये सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स ने याद रखना है, बिहार के स्टूडेंट्स याद रखें या नेबरिंग स्टेट्स के स्टूडेंट जो है वो जरूर याद रखें, खास करके झारखंड के। जस्टिस संजय यादव जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, बिल्कुल याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। 2022 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो हाई वोल्टेज इलेक्शंस है। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो कि इनके जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। आप कह सकते हो एडिशनल चार्ज उनको मध्य प्रदेश का भी दिया हुआ है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क मिलेगा बहुत ही फेमस, दुधवा नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। Who became the first Indian to qualify for the Para-Olympic Games in Taekwondo? तो यहां पे बात हो रही है गेम कौन सी? ताइक्वांडो की दोस्तों। और पहले इंडियन या पहली इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है पैरालंपिक गेम्स, जो कि कहां पे होनी है? टोक्यो के अंदर दोस्तों होनी है। तो याद रखना है इसमें नाम किसका आएगा? अरुणा तन्वर का आएगा दोस्तों, बी आंसर होगा इसका। और ये दोस्तों पैरालंपिक्स 24 अगस्त को स्टार्ट होंगी और 5 सितंबर को जो है वो खत्म होंगी, और ये टोक्यो में होंगी। और रिसेंटली एक स्पेशल एंट्री के थ्रू आप कह सकते हो, या वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसको हम कहते हैं, तो उसमें इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट कर 5 बार जो है वो चैंपियन रह चुके हैं ये ताइक्वांडो एथलेटिक्स कंपटीशन के अंदर। जैसे कि जो अभी रिसेंटली हुआ था पिछले 4 साल के अंदर, आप कह सकते हो एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियन, वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो चैंपियन, दोनों के अंदर इन्होंने जो है वो पहली 3 पोजीशंस के अंदर जो है वो हासिल की थी। और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो चौथे नंबर की वुमेन है अंडर 49 कैटेगरी के अंदर ताइक्वांडो खेलने के अंदर। तो अरुणा तन्वर का नाम जो है वो आप याद रखेंगे। और यहां पे आप नेत्रा कुमानन का देख रहे हो। नेत्रा कुमानन जो है ये भी पहली इंडियन बनी थी क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक्स को, लेकिन शी वाज दी फर्स्ट वुमेन सेलर, फर्स्ट वुमेन सेलर हु क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। नेक्स्ट भवानी देवी, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं दोस्तों,
ये जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स को। तो ये भी याद रखना है, फर्स्ट वुमेन सेलर, फर्स्ट वुमेन फेंसर एंड फर्स्ट प्लेयर या फर्स्ट एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द पैरालंपिक्स इन ताइक्वांडो। तो सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कर चुके हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फंड ट्रांसफर। तो इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जो भी उस स्टेट की स्कीम्स चल रही हैं तो उसमें जो भी बेनिफिशियरीज होंगे जिनको लाभ मिलना था उनके अकाउंट में सीधा ही पैसे चले जाया करेंगे, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी है कि आधार कार्ड के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए आपका अकाउंट, तो ही जो है वो आपके पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकते हैं। और ये स्टेट दोस्तों हमारे पास कौन सी है? कर्नाटका। तो आप यहां से देख सकते हो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं येदियुरप्पा जी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि बेनिफिशियरीज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और 120 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स वहां पे चल रही हैं और जिसमें कोविड-19 पैकेजेस भी इंक्लूडेड हैं, सारी की सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और इवन यहां पे ये भी ट्रैक किया जाएगा कि कौन से लोगों को फंड नहीं मिल पा रहा है, इवन जो फंड का मिस अप्रोप्रिएशन यूज हो रहा है, लाइक मिडिल मैन के पास जाता था फिर जो है वो बेनिफिशियरी के पास जाता था, वो भी यहां पे जो है वो खत्म हो जाएगा, मिडिल मैन सीधा ही अकाउंट में जाएगा, तो बीच में पैसा कम होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे, तो उसको एलिमिनेट ही कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये डीबीटी ट्रांसफर स्कीम जो है वो कर्नाटका की तरफ से स्टार्ट की गई है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो येदियुरप्पा जी हैं, लेकिन कर्नाटका के गवर्नर वाजुभाई बालाजी हैं, ये भी आपने याद रखना है। और कर्नाटका में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा, बहुत ही फेमस। बनेरगट्टा मिल जाएगा, बनेरगट्टा नेशनल पार्क। एक आपको दांदेली नेशनल पार्क मिल जाएगा, बहुत ही फेमस है दांदेली भी। काली टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। कुद्रेमुख माइन मिल जाएगी, मतलब कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है और एक आयरन ओर माइन भी है, और एक आपको नगर होल मिल जाएगा। 6 नेशनल पार्क हैं जो याद रखेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बांदीपुर, बनेरगट्टा, दांदेली, काली, कुद्रेमुख और नगर होल, ये सारे के सारे कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्मश्री अवार्ड राधा मोहन पास्ट अवे, ही वॉज वेरी फेमस। तो सबसे पहले जब भी किसी की डेथ होती है एज ए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या याद रखना है कि उनका नाम क्या है। तो नाम यहां से पता लग रहा है राधा मोहन जी हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका प्रोफेशन क्या था, मतलब वो किस चीज के साथ बिलोंग करते हैं। तो यहां से हमें नाम पता है सिर्फ राधा मोहन जी, स्टेट मैं आपको बताता हूं ओडिशा से बिलोंग करते हैं, और किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, वो बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट थे। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और आप यहां पे राधा मोहन जी का फोटो देख सकते हो, फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट राधा मोहन जी डाइस। और आपने सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? ओडिशा से बिलोंग करते थे दोस्तों। कहां से बिलोंग करते थे? ओडिशा। इवन उनको पद्मश्री मिल चुका है 2020 में। ये आप कह सकते हो उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो हासिल किया था, सरकार की तरफ से उनको एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो ये अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 30 साल तक जो है वो जो बंजर जमीन थी उसको जो है वो जंगल बनाने में हेल्प किया था, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर उनको ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया था जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया गया था, तो इनका एनवायरनमेंट को काम देखते हुए। उत्कल सेवा सम्मान आपको पता है कि ये ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, सोशल सर्विस किया इन्होंने बहुत ज्यादा, जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया। और इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी अपनी बेटी के साथ, ताकि ये फार्मर्स को सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कह सकें, उसमें पेस्टिसाइड कम यूज होता है, पानी का कम यूज होता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। इवन ये ओडिशा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, और एक बहुत ही फेमस कॉलेज है ओडिशा में, पुरी के अंदर, पूरी ओडिशा के अंदर SCS कॉलेज, वहां पे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो बहुत सी मतलब इनके पास प्रतिभाएं हैं जो इनको जो है वो एक अलग व्यक्ति बनाती हैं। तो याद रखना है राधा मोहन, एनवायरमेंटलिस्ट, स्टेट ओडिशा, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज अक्वायर्ड 100% स्टेक ऑफ मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ICICI इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। क्या है कि यार इंडिया की एक कंपनी ने जो है वो 100% मतलब पूरा का पूरा कंपनी को खरीद लिया है, और कंपनी का नाम क्या? पेबैक। और आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे आप कोई भी कार्ड यूज कर रहे हो तो क्या होता है कि उसमें जितनी भी आप परचेजिंग करते हो तो उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, उसको परचेज करने के बाद, लाइक 10%, 2% या जितना भी है। तो वो पॉइंट्स क्या करोगे आप? बाद में जो है वो उस पॉइंट्स का कुछ खरीद सकते हो, वो उनकी साइट पे जाके कुछ ना कुछ चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी, कितने पॉइंट्स पे कौन सी मिलेंगी, तो उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। अब दोस्तों इस पेबैक
पेबैक को खरीद लिया है एक कंपनी ने जिसका नाम क्या है, भारत पे। तो याद रखना है दोस्तों, भारत पे ने इसको खरीद लिया है और ये पहली बार हुआ है कि भारत पे ने किसी कंपनी को खरीदा है। और ये अमेरिकन एक्सप्रेस से खरीदा क्योंकि 90% शेयर पेबैक में अमेरिकन एक्सप्रेस का था और 10% जो वो आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड का था। तो अब ये फुली ओन्ड सब्सिडरी बन चुकी है किसकी, भारत पे की। अब मतलब ये और भी भारत पे जो है वो अच्छे से काम कर सकता है। तो आप यहां पे देख सकते हो भारत पे एक्वायर्स पेबैक इंडिया। और भारत पे जो है ये पहली बार जो है वैसा हुआ है कि उन्होंने किसी कंपनी को खरीदा है। अब भारत पे अपने हिसाब से जो वो कस्टमर्स को बेनिफिट दे सकता है, जैसे कि अभी खरीद लो पैसे बाद में दे दो, ऐसी सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर सकता है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट इंगेज मर्चेंट नेटवर्क बनने के लिए जो है वो इसको खरीदना जरूरी था, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मर्चेंट्स को साथ में जोड़ सकें। 2023 तक ये उनका जो है वो लक्ष्य है। तो पेबैक के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, आपने याद करना है भारत पे के बारे में। भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। इसके को फाउंडर आजकल सीईओ अशनीर ग्रोवर हैं। याद रखना है कौन है, अशनीर ग्रोवर। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। तो ये मतलब अशनीर ग्रोवर का नाम आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज रीअपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पार्ट टाइम चेयरमैन और दूसरा आईसीआईसी बैंक। और आपको आईसीआईसी बैंक के जो एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो तो पता है दोस्तों कौन है, संदीप बख्शी हैं। तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर जो है वो यहां पे क्या होगा, आंसर होगा जीसी चतुर्वेदी। तो याद रखना है सी जो है वो आंसर होगा। यहां पे आप देख सकते हो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी पूरा नाम है इनका, और इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया आईसीआईसी बैंक का। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन है पार्ट टाइम, लेकिन साथ में 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। 1 जुलाई से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 2021 से। तो आप यहां पे देख सकते हो, बाकी ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एक आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, और ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। और इवन ये आजकल चेयरमैन भी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ये भी आपने याद रखना है, मेरे ख्याल से काफी बच्चों को पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन भी हैं। और आईसीआईसी बैंक के बारे में मेरे ख्याल से मैं हर रोज कुछ ना कुछ बताता हूं, कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है। और इसके एमडी और सीईओ तो संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन जो है वो हम है ना ख्याल आपका। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1994 में हुई थी दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, मुंबई के अंदर। और बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया को रिसेंटली दोस्तों अपॉइंट किया गया, किस पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सुभाष कुमार बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। जीसी चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तो चेयरमैन है ही, साथ में पार्ट टाइम चेयरमैन बना देंगे आईसीआईसी बैंक के 3 साल के लिए। संदीप बख्शी आपको पता ही एमडी और सीईओ हैं किसके, आईसीआईसी बैंक के। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, एक बुक टाइटल्ड होम इन द वर्ल्ड ऑथर्ड बाय होम। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में बुक लिख सकते हो, क्योंकि ये बुक जिसने लिखी है वो बहुत ही दोस्तों आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट बंदा है, और उनको रिसेंटली एक बहुत ही फेमस अवार्ड भी मिला है, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इवन इंडिया की तरफ से पहले इकोनॉमिस्ट हैं, इवन पहले ही एशियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैं आपको ईयर भी बता देता हूं, 1998 में इंडिया को इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। और वो पहले एशियन तो है ही हैं, साथ में आपने याद रखना है कि उनका नाम क्या है, अमर्त्य सेन। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1998 में। और दोस्तों इन्होंने बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड, मतलब इन्होंने बताया है कि किस तरह से वो अपने लाइक दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ढाका बांग्लादेश में बड़े हुए हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नाम जो है वो अमर्त्य रखा, जिसका मतलब है इमोर्टल, लाइक कभी भी ना मरने वाला। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इनका जन्म जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था 1933 के अंदर। और फिर ये किस तरह से जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए, उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में गए और वहाँ पे पढ़े। और इन्होंने बताया हुआ है कि ये आजकल जो है वो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है कि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 में, और पहले एशियन थे। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन मेडल दिया गया इनको अगले ही साल 1999 में, और ये था भारत रत्न। यूएसए का नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल जीत चुके हैं ये 2012 के अंदर। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन मेडल मिल चुका है इनको, लेजेंड ऑफ ऑनर इन 2013। और भी बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, आप कह सकते हो आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ये सारी बुक्स जो हैं वो इनकी ही लिखी हुई हैं। और बहुत ही अच्छा कवर पेज आप यहां पे देख रहे हो, होम इन द वर्ल्ड, एमएमआई विनर ऑफ द नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन ने इस बुक को लिखा है।
और दोस्तों इसमें एक बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है कि अमर्त्य सेन को रिसेंटली एक प्राइज दिया गया था, और वो प्राइज कौन सा था? वो था दोस्तों स्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। स्पेन का टॉप अवार्ड जिसको कहते हैं प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, और ये इनको मिला था सोशल साइंस कैटेगरी के अंदर। ये स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। ये भी दोस्तों याद रखना है। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। के.एस. विजयनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी इन्होंने साबरीमाला इशू के ऊपर, तो याद रखना है साबरीमाला विजनान कोशम, ये बुक इन्होंने लिखी। रामचंद्र गुहा बहुत ही फेमस है, और खास करके जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इनकी एक बुक पढ़ी होगी, द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन इन्होंने एक बुक लिखी क्रिकेट के ऊपर, तो ये बहुत ही एक अलग था, तो मतलब फेमस है, तो याद रखना है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और वमन सुबा प्रभु, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखते हैं ये मनोहर पारिकर के बारे में। मनोहर पारिकर जो गोवा के चीफ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये बुक लिखी है प्रभु ने। चाहे ओनली प्रभु याद कर लें तो भी याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच इंस्टीट्यूट हैज एस्टैब्लिश द क्वाइटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। और ये क्वाइटा जो है एक फाउंडेशन है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड, तो उनकी हेल्प से ये इंस्टीट्यूट जो है वो एक डिजिटल हेल्थ सेंटर जो है वो खोलने जा रहा है। और किसकी हेल्प से खोलेगा? आईआईटी बॉम्बे की हेल्प से। तो आईआईटी बॉम्बे अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू सेंटर ऑफ डिजिटल हेल्थ विद द सपोर्ट ऑफ द क्वाइटा फाउंडेशन। बेसिकली आईआईटी बॉम्बे खोल रहा है किसकी हेल्प से? क्वाइटा फाउंडेशन की तरफ से। और इसके अंदर जो है नए एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए जाएंगे, रिसर्च एंड इंडस्ट्री को कोलैबोरेट किया जाएगा डिजिटल हेल्थ के अंदर, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्थ के अंदर हम इंप्रूवमेंट कर सकें। और इसमें अलग अलग तरह की डिग्रीज लाइक माइनर डिग्रीज, ड्यूल डिग्रीज, मास्टर्स, पीएचडी, हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स के रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे पहुंचेगी। ये कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ और एनजीओज के साथ, ताकि ये क्लिनिकल एप्लीकेशंस आप कह सकते हो हेल्थ केयर डाटा मैनेजमेंट में काम कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर सकें, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर काम कर सकें। तो दोस्तों सिर्फ इसमें दो तीन चीजें ही हैं जो आपने याद रखनी है ताकि क्वेश्चन आपको स्किप ना हो कोई भी। एक तो क्वाइटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ खोला जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है ऐसा सेंटर इंडिया में खोला जा रहा है। किसके द्वारा खोला जा रहा है? आईआईटी बॉम्बे, ताकि हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर सकें। इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक एक्सपेंडेड इट्स कोलैबोरेशन विद ओरेकल एंड इन्फोसिस टू प्रोवाइड इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आई, उस बैंक के जो कस्टमर हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके, तो इस बैंक ने फिर से टाई अप किया है ओरेकल और इन्फोसिस के साथ, ताकि उनकी डिजिटल सर्विसेज को यूज करके या उनकी प्रोवाइड की गई सर्विसेज को यूज करके लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। और दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं कौन से बैंक की? फेडरल बैंक की यहां पे बात हो रही है। तो आप देख सकते हो फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड विद ओरेकल एंड इन्फोसिस टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। और यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हेल्प करेगा। कोई भी तरह की उनको प्रॉब्लम है, चाहे सेल्स में, मार्केटिंग के अंदर, कस्टमर सर्विस के अंदर, सोशल लिसनिंग जो है वो फेडरल बैंक जो है वो इंप्रूव कर सकता है। किसके साथ मिलके? ओरेकल के साथ मिलके, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इन्फोसिस के साथ मिलके। इवन ओरेकल सीएक्स जो कि आप कह सकते हो कि एक कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है ओरेकल का, इन्फोसिस कोबाल्ट, इनको यूज करके जो है वो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करेगा फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक एक नई एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि ओरेकल के द्वारा बनाई जाएगी इन्फोसिस के साथ मिलके, जिसमें हर तरह की कस्टमर पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ताकि सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो सके। सिर्फ इतना याद रखना है, ओरेकल इन्फोसिस के साथ मिलकर फेडरल बैंक ये काम कर रहा है। और फेडरल बैंक के साथ मिलकर रिसेंटली गूगल पे के जो को फाउंडर्स हैं उन्होंने एक नियो बैंक लॉन्च किया दोस्तों, जिसका नाम क्या है? फाई। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि फाई नियो बैंक लॉन्च किया गया गूगल पे को पार्टनर्स के द्वारा फेडरल बैंक के साथ मिलकर, क्योंकि नियो बैंक के पास अपना लाइसेंस नहीं होता तो वो किसी और बैंक का लाइसेंस जो है वो यूज करते हैं। और दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया फेडरल बैंक, याद रखना है 1931 में इसको बनाया गया था एज ए ट्रेवनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड करके, लेकिन बाद में फेडरल बैंक लिमिटेड कर दिया गया इसका नाम। हेडक्वार्टर इसका केरला में है, एलुवा केरला के अंदर। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन। और टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और डीबीएस बैंक देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके जो बच्चे बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि रिसेंटली इन्होंने इस बैंक ने जो है वो एक अवार्ड जीता था वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021, जो फोर्ब्स की लिस्ट में जो है वो आगे आया है।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सोप्लैनेट विच वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली एंड लोकेटेड 90 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब इतनी दूर है एक तो अर्थ से और 90 लाइट ईयर्स, और दूसरी बात ये एक्सो प्लैनेट है दोस्तों। मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि एक्सो प्लैनेट होते क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सोप्लैनेट दोस्तों वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि उनका ऑर्बिट जो है वो अर्थ और सन की तरह जो है वो सेम ही होता है। और इस एक्सोप्लैनेट का नाम जो रिसेंटली खोजा गया है उसका है TOI 1231b। तो याद रखना है TOI 1231b, चाहे ओनली 1231 याद रख लें। और इसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो नेपच्यून की तरह है और ठंडा प्लैनेट है। और आप कह सकते हो 57 डिग्री सेल्सियस जो है वो आप कह सकते हो कि ठंडा है। एंड इसमें वाटर क्लाउड्स जो है वो हो सकते हैं। इसी को ढूंढने के लिए जो है वो बेसिकली अभी बात जो है वो चल भी रही है। और नासा की तरफ से ये ढूंढा गया है। नासा का एक आप कह सकते हो टेलीस्कोप है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसके थ्रू जो है वो इसको ढूंढा गया है। और याद रखना है ये टेस जो है वो एक स्पेस टेलीस्कोप है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में। तो जो एक्सोप्लैनेटरी स्टडीज के बारे में जो है वो यूज किया जाता है। अदरवाइज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से जो है वो डेवलप किया गया है, नवंबर 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को जो है वो आप कह सकते हो कि रिमूव कर देगा और नया आएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। याद रखना है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से इसको बनाया गया है। और एक्सोप्लैनेट का नाम जो है वो जरूर याद रखना है। और दोस्तों ये टेस्ट मेथड जो ये है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने का। क्योंकि क्या होता है कि जब एक्सोप्लैनेट से एक सर्टेन आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से मान लो कोई ऑर्बिट से लाइट आ रही है, तो जब एक्सोप्लैनेट बीच में आएगा तो लाइट जो है वो क्या होगी, ब्लॉक होगी। तो उस विजिबल लाइट जब ब्लॉक होती है तो उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो ब्लॉक किसने की है। तो उसी के थ्रू हम एक्सोप्लैनेट्स को जांचते हैं। और रिसेंटली आपने याद रखना है कि एक निसार नाम का एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया इसरो की तरफ से। पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और निसार का मतलब है, एन का मतलब नासा, आई का मतलब इसरो, मतलब ये अमेरिका और इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम है। SAR का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये हाई रेजोल्यूशन इमेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब जितने भी ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगे इसरो और नासा के, वो मतलब किसके थ्रू अपनी इमेजेस जो है वो पैदा करेंगे, निसार के थ्रू। और नासा के बारे में दोस्तों याद रखना है 1958 में इसको बनाया गया था। इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मतलब नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया। 14th एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के। और चीफ साइंटिस्ट कौन है नासा के, जिम ग्रीन। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपने, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। ये दोस्तों सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, 17.34% इंक्रीज हुआ 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और आप कह सकते हो टी का जो चाय का एक्सपोर्ट है वो जरूर कम हो गया, मतलब बहुत कम हो गया, इवन 16.30% कम हो गया। बिकॉज आप कह सकते हो लॉकडाउन था, काफ़ी कंट्रीज के अंदर सामान पहुंच ही नहीं सकता था, ट्रांसपोर्ट बंद था, जिसके कारण जो है वो आपको टी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम दिखा। और साउथ का एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा है चाय के अंदर। उसका कारण है कि वो समुद्र के रास्ते जो है वो बेच सकते थे। तो डिस्पाइट कोविड-19 द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर हैज इंप्रूव्ड बाय 42.16%। मतलब जो गुड्स का ट्रेड है, चाहे वो एक्सपोर्ट है चाहे इंपोर्ट है, उसका जो पॉजिटिव है वो क्या है हमारे पास 42.16, मतलब इतना हमें फायदा हुआ है। तो सीरियल्स में ग्रोथ हुई है, व्हीट राइस में तो डेफिनेटली हुई है। और इंडोनेशिया जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई है सीरियल्स की। तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में इंडिया में ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट आते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरिना है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर करना है आपने वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और इसमें क्वेश्चन है, इंडिया डिड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि पहली बार जो है वो मीटिंग हुई है ये, और ये किससे रिलेटेड हुई है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हुई है। और इंडिया ने कहा है कि इसको मीटिंग को हम जो है वो लगातार कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जो साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर काम किया जा सके, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर काम किया जा सके। और ये कंट्री कौन से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ इतना याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड मीटिंग हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता है कौन सी है, कैनबरा है। और इसके प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये आप यहां पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी विल रिसीव फर्स्ट सेट ऑफ 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इन जुलाई, दिस कॉप्टर बिलोंग टू विच कंट्री। तो यहाँ पे मतलब नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा कि रोमियो हेलीकॉप्टर जो है वो यूएस भेजेगा जुलाई के महीने में। और टोटल ऑर्डर जो है वो दोस्तों 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का है, 3 जो है वो जुलाई में आ जाएंगे। इससे बाय डिफॉल्ट हमारा जो आप कह सकते हो सिक्योरिटी और सेफ्टी का मैटर है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका ए होगा। तो सिंपल, रोमियो हेलीकॉप्टर यूएस से इंडिया, और ये टोटल 16,000 ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की डील है, जिसके थ्रू जो है वो जो 24 कॉप्टर जो है वो इंडिया में आएंगे। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट एलोकेट्स ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन 2 लाख विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें 40,000 करोड़ रुपया जो है दिया जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ताकि 2 लाख गांव को हम क्या कर सके, सुधार सकें, और साथ ही साथ ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो उनको बना सकें, इवन उनको ओपन डेफिकेशन प्लस स्टेटस दे सकें। तो वो प्लस स्टेटस का मतलब है कि वेस्ट मैनेजमेंट भी जो है उसमें हो सके। उसमें आप कह सकते हो कि कम्युनिटी टॉयलेट्स को बनाया जाएगा, और 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स का जो है वो उसमें प्रावधान रखा गया कि हमने बनाना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम करना है, गोबर्धन योजना के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें होनी चाहिए। और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में याद रखना है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि हमने हर स्टेट को हर गांव को ओपन डेफिकेशन बना देना है, मतलब टॉयलेट्स जो है वो वहां पे होंगी, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, रूरल और अर्बन में। और ग्रामीण एरिया में स्पेशली कहा गया था कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को भी खत्म करना है, लेकिन और ग्रामीण एरिया में इसको मॉनिटर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। अर्बन एरिया में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर करता है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर राजस्थान है। नेक्स्ट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंडिया माइट लूज 3 to 10% जीडीपी एनुअली बाय 2100। ये रिपोर्ट किसकी तरफ से दी गई है, ओडीआई की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनाइजेशन आप पहली बार जो है वो सुन रहे होंगे कि ओडीआई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर है। और इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसा गवा देगा अपनी जीडीपी का, अगर इसी तरह से चलता रहा 2100 तक, मतलब 2100 ईयर तक जो है वो ऐसा चलता रहेगा। और इंडिया में पॉवर्टी जो है वो बड़ी है, और वो कहते हैं कि और भी बढ़ेगी। 2040 तक क्लाइमेट चेंज के कारण 3.5% पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 21.9% पॉवर्टी है इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 21.9% पॉवर्टी है, और ये 3.5% और बढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा इंडिया के ऊपर। और अगर इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहा तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो हो सकता है, स्पेशली फॉर इंडिया, जिसमें इतने ज़्यादा अलग अलग तरह के वेंचर्स हैं, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो होने की संभावना है। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। पंचायती राज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी रिलीज्ड ए मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। इसमें जो आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह की सर्विसेज, अलग अलग 29 सेक्टर, जो 29 सेक्टर्स डिफाइंड हैं या उनके साथ जुड़े हुए सेक्टर हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज चाहिए वो इसमें मिल जाएगी आपको। तो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर वो इशू किया गया, नरेंद्र सिंह तोमर जी की तरफ से किया गया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के भी और साथ में पंचायती राज के भी। हर्ष वी श्रृंगला, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉरेन अफेयर्स के, रिलीज्ड ए स्टैम्प टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जर्मन टाइज। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस जो हैं वो 70 साल हो चुके हैं, और सबसे पहली बार 1951 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम जो है वो स्टार्टिंग से ही हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, और जर्मनी के बारे में दोस्तों याद रख सकते हो, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर एंजेला मार्कल, मतलब आप कह सकते हो चांसलर जो है वो एंजेला मार्कल हैं। स्मॉल आइलैंड स्टेट एक्सपीरियंस्ड एन एस्टिमेटेड 9% फॉल इन जीडीपी इन 2020 अकॉर्डिंग टू यूएनसीटीएडी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं या आप कह सकते हो छोटी छोटी आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो उनको जीडीपी का 9% लॉस हुआ है 2020 में, आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ कोविड-19 या लॉकडाउन, क्योंकि ट्रेड नहीं हो पाया, उनके यहाँ पे चीजें नहीं पहुंची, उन्होंने भी किसी को नहीं पहुंचाई, जिसके कारण उनके सेक्टर में जो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, स्पेशली इन द ट्रेड सेक्टर। इसीलिए ये रिपोर्ट पेश की है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। नेक्स्ट, नीति आयोग रिकमेंडेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक।
तो ऑलरेडी बजट के अंदर ये कह दिया गया था कि 2 तो पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2021-22 के अंदर जो है वो प्राइवेट की जाएगी एज ए आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी। और एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें, जो नीति आयोग की तरफ से रिकमेंड कर दिया गया, और एक इंडियन ओवरसीज बैंक है जो कि बहुत ही जल्दी ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 1.75 लाख करोड़ हमने इस बजट के अंदर लेके आना है, फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट करके हम लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जो कि 11 जून का था। वो क्या था? वेयर वाज द फर्स्ट सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 रजिस्टर्ड इन इंडिया? तो सबसे पहली बार कहां पे रजिस्टर की गई थी, ये आपने मुझे बताना था। तो आंसर बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर था कांजीपुरम। कांजीपुरम में दोस्तों सबसे पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर किया गया था 1904 में। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो ब्रिटिशर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम। तो याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, फ्रेडरिक विल्हेम। इन्होंने जो है वो दोस्तों इसके प्रिंसिपल्स लिखे थे कि किस तरह से इसको जो है वो फॉर्म किया जाएगा। तो उसके बाद जो है वो इसको कांजीपुरम में जो है वो क्या किया गया, फॉर्म किया गया। तो इस चीज को याद रखना है, 1904 की बात है, फर्स्ट सोसाइटी तमिलनाडु के अंदर कांजीपुरम में रजिस्टर की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? विच इज द फर्स्ट बैंक टू गेट द ISO सर्टिफिकेशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में बहुत बार आ चुका है। आंसर देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि इसी तरह से अगर वीडियोस को देखते रहोगे, हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर लेते हो, उससे पढ़ोगे, तो आपका 90 से 95% सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ASH10 कोड का यूज करेंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहें, और खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।